हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारा थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पहला दो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला और सेकंड। फर्स्ट चैप्टर था जिसके बारे में बताया गया था कि आज़ादी के समय हमारे देश के अलग अलग सेक्टर की क्या स्थिति थी। सेकेंड चैप्टर में हम देखे थे कि 1950 से लेकर 1990 के बीच हम इकोनॉमिक एग्रीकल्चर और अपने इकोनॉमी के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड में हमने क्या क्या रिफॉर्म किया, हमने क्या रिफॉर्म्स किया। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो ये रिफॉर्म हमने 1950 से लेकर 1990 के बीच किया वो कारगर साबित नहीं हुआ उतना अच्छी तरह से। अगर कारगर साबित होता तो हमें इतना मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती 1990 में, जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो एक सिंपल, अगर हम कोई रिफॉर्म लाने का सिंपल मतलब चाहते हैं, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब है आप कोई एक ऐसी पॉलिसी लाते हो जिससे क्या होता है कि ग्रोथ का पेस इंक्रीज हो जाता है और डेवलपमेंट आ जाता है। ग्रोथ का पेस यानी हम जीडीपी तो इंक्रीज होगा ही होगा, इसके साथ जो हमारे अलग और भी सोशल इंडिकेटर है जैसे जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, स्किल लेवल, ये सब भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मोटिव होता है कि ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए जिससे हमारा ग्रोथ एक्सेलरेट हो और डेवलपमेंट आए। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या क्या पोजीशन ख़राब था हमारे, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। ऐसा क्या पोजीशन ख़राब था कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी ही पड़ी? तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था 1990 के आसपास। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सीरीज ऑफ रिफॉर्म किए जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या हम बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। तो एलपीजी में 3 टर्म है। पहला टर्म है लिबरलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों टर्म के बारे में बेसिक थोड़ा देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट थोड़ा लिबरल हो गया प्राइवेट लोगों के लिए, यानी गवर्नमेंट अब लाइसेंसिंग थोड़ा आसानी से दे सकता है। और ट्रेड में जो टैरिफ वगैरह लाती थी इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, तो ये सब गवर्नमेंट थोड़ा हटा देगा। क्लियर? उसके बाद अगर गवर्नमेंट थोड़ा लिबरल हो रहा है यानी प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दे रहा है, तो प्राइवेट में सिर्फ इंडियन को तो एंट्री देगा नहीं। तो प्राइवेट में जैसे गवर्नमेंट लिबरल हो रहा है, इसका मतलब क्या बोला? प्राइवेट लोग आओ आओ, अब आप भी लाइसेंस लो, आप इंडस्ट्री में पार्ट लो, मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर से हट रहा हूँ। जैसे गवर्नमेंट बोल दे कि चलो भाई मैं टेलीकॉम सेक्टर से हट रहा हूँ, मैं अपने कंपनी को भी आपसे, देखो मैं अपने कंपनी को कोई फेवर नहीं करूँगा और मेरा कंपनी अगर कंपटीशन में रहेगी तो रहेगी, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये सब कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो गई, क्योंकि कंपटीशन पहले क्या था? पहले यही था सिर्फ, जब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी तो इसका कोई अल्टरनेट ही नहीं था। लेकिन अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आ गई, तो टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल, एमटीएनएल सब बिल्कुल गायब हो गई है। तो प्राइवेटाइजेशन में जब प्राइवेट लोग को एंट्री देंगे तो प्राइवेट में सिर्फ इंडियन को एंट्री देंगे नहीं भाई, इंडियन के साथ हम फॉरेनर को भी एंट्री देंगे। जिसके बाद ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ हमारे देश में। पहले और जगह तो पहले से था। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होगा? पूरा वर्ल्ड एक गांव की तरह बनेगा, यही तो ग्लोबलाइजेशन का मोटो है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड हमने बता ही दिया, फिर भी देख लो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, इंपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज हमारा डिक्रीज हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज होता है तो क्या होता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं फॉर इम्पोर्टिंग एनीथिंग। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जैसे क्रूड ऑयल, यही से इम्पोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो इंडिया अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट का क्या होगा था, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ही नहीं था। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो रेवेन्यू, तो जैसे 100 रुपये खर्चा किया 70 रुपये कमाए, तो 30 रुपये कहीं से बोरो करना पड़ेगा ना, तभी तो काम चलेगा। तो बोरो किया, लेकिन बोरोइंग के बाद बोरो करोगे तो आप इंटरेस्ट लगेगा ना, इंटरेस्ट लगेगा, आप अगली बार इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी बोरो कर रहे हो, तो ये एक डेट ट्रैप में आप फंस जाओगे ना। तो ये इसको हम बोलते हैं अनसस्टेनेबल बोरोइंग बोल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन हुआ, इंडिया गया आईएमएफ के पास लोन ले ले, लेकिन लोन तो दे दिया आईएमएफ ने, लेकिन कुछ कंडीशन अप्लाई किया। बोला कि पहले तुम गवर्नमेंट का रोल हटाओ, आप उसके बाद आप बहुत सारे एरिया में जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हो उसको हटाओ, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दो, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन जो लगाए हो उसको हटाओ। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जो अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं, डिटेल में, क्योंकि हमने अभी बेसिक देख लिया कि प्रॉब्लम था, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ कहाँ था।
तो सबसे पहले हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट, वही मैंने बताया ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया था, खर्चा ज़्यादा, मतलब खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया था, मतलब खर्च ज़्यादा हो गया था, पैसा कमाई कम हो रहा था, तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा था। इसको ही हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट उतना ही होता है जितना हमें बोरो करना पड़ता है। क्लियर? ये कितना हो गया था? 8.4% ऑफ GDP इन 1991, मतलब 8.47, एक ह्यूज अमाउंट है। जैसे अभी कितना होता है? अभी फिस्कल डेफिसिट 3.5 के आसपास ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इन्फ्लेशन, इसके साथ फिस्कल डेफिसिट तो इंक्रीज हुआ ही था, इसके साथ इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। गवर्नमेंट डेट ट्रैप में फंस गया था। क्यों? मैंने बताया ना, गवर्नमेंट क्या करता था, लोन बहुत ज़्यादा ले चुका था, लोन को चुकाने के, लोन के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए फिर से लोन, तो डेट ट्रैप ही फंसा ना। जैसे आजकल श्रीलंका वगैरह देश, इवन पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत उसी में है। तो वर्ल्ड बैंक अनेबल टू गेट लोन, वर्ल्ड बैंक भी लोन देने, कोई भी देश अगर डेट ट्रैप में फंस जाता है ना, तो वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब भी लोन देने को तैयार नहीं रहता, क्योंकि उसको लगता है कोई सही जगह नहीं है लोन देने की, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस पैसे की डूबने की। क्लियर? उसके बाद फिस्कल डेफिसिट था, उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी था। अब क्वेश्चन उठता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिंपल आप समझ लिए कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या भाई? आप ज़्यादा 100 रुपये का बेच रहे हो, 80 रुपये का खरीद रहे हो, तो 20 रुपये आपके पॉजिटिव जेब में आएगा ना। लेकिन 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 बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या? आप 80 रुपये का सामान बेच रहे हो, 100 रुपये का सामान खरीद रहे हो, तो यानी माइनस हुआ ना, -20 रुपया। 20 रुपये आपके जेब से जा रहा है हर साल। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ गए? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे, अगर ट्रेड डेफिसिट होगा, इसका मतलब हम 80 रुपये का सामान बेच रहे हैं, 100 रुपये का खरीद रहे हैं। बेच रहे हैं का मतलब क्या हुआ? 80 रुपये का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। भाई 80 रुपये का सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई हमें 80 रुपया दिया ना, लेकिन हम उनके देश में जाके 100 रुपये का सामान इंपोर्ट कर लिए, यानी हम सामान उनसे मंगवाया, उसने हमसे 100 रुपया ले लिया, तो यहाँ पे बैलेंस ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है विजिबल, विजिबल को ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेंट अकाउंट 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है विजिबल, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ही बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। एक है इनविजिबल, यानी जो सर्विस सेक्टर वाला होता है। ये दोनों एक साथ हम रख सकते हैं, और इसको हम अलग भी रख सकते हैं, लेकिन एक साथ भी रख सकते हैं। ये है कि नेट रेमिटेंस आया, नेट रेमिटेंस किसी देश से आया, जैसे ये जो भी आया हमें इसको वापस नहीं करना है भाई, रेमिटेंस वापस थोड़ी करना है, डोनेशन वापस थोड़ी करना है, गिफ्ट वापस थोड़ी करना है। तो ये हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो करेंट अकाउंट को हम बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल प्लस नेट रेमिटेंस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टर्म समझिए। कैपिटल अकाउंट वही होता है, कैपिटल अकाउंट में 2 चीज़ होना चाहिए। जैसे मान लो कोई आपके देश में पैसा भेज रहा है, कोई आपके देश में पैसा भेज रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में 2 चीज़ होना ज़रूरी है। पहला क्या होता है कैपिटल अकाउंट में, कि या तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल लिखा हो कि एसेट क्रिएट होगा या लायबिलिटी जनरेट होगा। एसेट क्रिएट होगा या लायबिलिटी जनरेट होगा। देखो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, अगर मान लो हमारे देश में पैसा आया, देखो कैपिटल करेंट अकाउंट में क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट में स्प्लिट है, एक करेंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऐसा होता है कि उसमें या तो एसेट जनरेट होता है या तो लायबिलिटी जनरेट होता है। जैसे क्या होता है, एसेट क्रिएट होता है या लायबिलिटी जनरेट होता है। जैसे मान लो आप किसी देश से पैसा लिए, तो क्या हुआ, आप किसी देश से पैसा लिए तो आप पे क्या हुआ, लायबिलिटी जनरेट हुआ ना, लायबिलिटी जनरेट हुआ। तो लायबिलिटी जनरेट थोड़ा आप पे क्या होगा, थोड़ा निगेटिव टर्म हुआ ना, थोड़ा निगेटिव। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी देश में जाके एसेट क्रिएट कर सकते हो, जाके वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हो। तो
कैपिटल अकाउंट, इसको डिटेल में हम एक वीडियो में बनाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, 30 मिनट इसी पे लग जाएगा। तो हम यहाँ पे मतलब कि फिर ये टॉपिक से भटकने वाली बात हो जाएगी। तो सिंपल समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब हम समझ गए कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट ऑफ द कंट्री ऑफ इट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट हो रहा था, इसका मतलब हम ज़्यादा सामान खरीद रहे थे लोगों से और कम सामान बेच रहे थे। मतलब ज़्यादा सामान खरीद रहे थे, कम सामान बेच रहे थे, हमारे पास पैसे कम आ रहे हैं ना भाई, और ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। क्लियर? तो ये सब मैंने आपको बता दिया। कैपिटल अकाउंट में देखो, कैपिटल अकाउंट में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, लोन होता है, बैंक अकाउंट से पैसे आते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे FDI वगैरह आया है, FDI FII, ये सब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट आया हमारे देश में। तो हमारे देश की स्थिति अच्छी रहेगी तब ना FDI आएगा भाई। हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं, गवर्नमेंट आने ही नहीं दे, गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगा रहा है, काहे आएगा कोई देश? नहीं आएगा भाई। उसका गल्फ क्राइसिस, इस समय जो आपको पता होगा, इराक, एक तरफ इराक था और एक तरफ था 35 कंट्री जिसका USA लीड कर रहा था। तो ये वॉर इस समय चल रहा था। तो इससे इतना सीरियस हुआ था ना 1990 1991 के आसपास। तो इससे इतना सीरियस हुआ था कि इंडिया को जो ह्यूज रेमिटेंस हमेशा से आते थे गल्फ़ कंट्री से, वो आने बंद हो गए बिल्कुल। रेमिटेंस होता है कि जो मनी जो इंडिया के लोग काम कर रहे हैं बाहर के देशों में, वो भेजते हैं एज ए लेबर, काम करते भेजते हैं, तो वो आना बिल्कुल बंद गया। तो भाई इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी और ख़त्म। क्लियर ना? तो भाई ये दोनों लिंक है ना साहब, सारे लिंक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ख़त्म, तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि 10 दिन के हम बिल को पे कर सके जो हम इंपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट सीधा गया, गवर्नमेंट को कोई ऑप्शन, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, और ऑन द एडवाइस ऑफ वर्ल्ड बैंक का देखो, वर्ल्ड बैंक में 5 मेन ग्रुप है, लेकिन उसके 2 को हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोल देते हैं। सिंपल वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो होता है उसमें 5 बॉडी है, लेकिन उसके 2 बॉडी को हम सिंपल वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। जैसे वो 2 कौन सा बॉडी है, देखो 2 इम्पॉर्टेंट बॉडी है, जैसे सब इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबका काम अलग अलग है। एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये थोड़ा और सस्ता लोन दे, ये तो लोन देते हैं सिंपल मिडिल इनकम कंट्री को, गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन ये और थोड़ा सस्ता लोन देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिए। मतलब ये और भी समझो, और भी पुअरेस्ट कंट्री के लिए है। उसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आप देख लेना, ग्लोबल डेवलपमेंट जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए डील करती है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। जैसे मान लो कि कहीं आप इन्वेस्टमेंट किए और उसकी गारंटी कौन लेगा, ये बात है। जैसे आप किसी और देश में इन्वेस्टमेंट किए ना, अब वहाँ की पॉलिसी चेंज हुई तो हमारी इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ जाएगी, होगी ना, तो आप इससे इंश्योरेंस करवा से एक गारंटी देता है कि ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूँ ना। उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के लिए है। तो 5 बॉडी है, लेकिन मेनली 2 बॉडी है जो लोन देने के काम में आते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को, किसी कंट्री को। तो हमने पहले से लोन लिया था IBRD से। क्लियर? तो प्रॉब्लम हो गया। तो और उसके समय हमारे देश में इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा था, हाई इन्फ्लेशन था, जिससे हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हाई हो जा रहा था। तो हमारा प्रोडक्शन जब हाई है तो कम्पिटिटिव नहीं ना रहेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। भाई सेम पेन हम 10 रुपये में बेच रहे हैं, सेम पेन चाइना 2 रुपये में बेच रहा है, क्यों हमारा खरीदेगा? और पुअर परफॉर्मेंस PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, सभी जो थे घाटे में चल रहे थे। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसमें देखो हम उस समय की इकोनॉमिक पॉलिसी में शॉर्ट टर्म कुछ गोल रखे गए थे, कुछ लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो थे, जैसे पूरी रिजिडिटी हटाया जाएगा वेरियस सेक्टर में। LPG लाने इसका मतलब यही था, तो रिजिडिटी, जैसे L के कारण लिबरल का मतलब यही है ना कि रिजिडिटी को हटाया जाएगा, BOP को ठीक किया जाएगा, इन्फ्लेशन को थोड़ा कम करने का ट्राई किया जाएगा, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने का ट्राई करेंगे। और 3 ब्रांचेस थे मेनली इकॉनमी के। पहला ब्रांच था लिबरलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में हम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन डिस्कस करेंगे, थर्ड वीडियो में ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि मेरिट्स
क्या हुए और डिमेरिट्स क्या हुए। तो 2 वीडियो और आएगी। वीडियो छोटी रहती है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे ही पसंद है, इसलिए मैं छोटी बनाने का ट्राई करता हूँ। चलो थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और क्योंकि मुझे ही मोटिवेशन मिलेगी कि ज़्यादा लोगों के पास पहुँच रहा है। चलिए थैंक यू सो मच।